विद्यार्थियों, अब हमारा नया चैप्टर आ रहा है खनिज और ऊर्जा संसाधन, यानी अपनी इस भूगोल की सीरीज में, सेकंड भूगोल की सीरीज में अगला वीडियो आ रहा है खनिज और ऊर्जा संसाधन। यानी इस वीडियो के अंदर अपन खनिजों के और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार के खनिज हैं और कौन कौन से खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यानी ऊर्जा संसाधन। इनमें से सबसे पहले अपन इस पार्ट का लेसन का ये पार्ट लेंगे खनिज वाला। ऊर्जा संसाधन अगले वीडियोज में पढ़ेंगे अपन, लेकिन इसमें लेंगे खनिज। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि खनिज होते क्या है, कि किस प्रकार के जो खनिज हैं किस किस क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि खनिज होते क्या हैं, उसकी परिभाषा देखेंगे। यानी कि खनिज क्या होते हैं? मिनरल्स, ऐसे पदार्थ जिन्हें भूमि से खोदकर निकाला जाता है वही खनिज कहलाता है। वो खनिज यानी खनिज को निकालने की जो क्रिया होती है उसे खनन कहते हैं। यानी भूमि से जो पदार्थ खोदकर निकाला जाता है वो खनिज कहलाते हैं। खनिज धात्विक प्रकार के खनिज भी हो सकते हैं या अधात्विक प्रकार के खनिज भी हो सकते हैं। अपन ये कहें कि ये जो खनिज है वो मानव को प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप अपन मान सकते हैं, कि जैसे पृथ्वी के ऊपर मानव आया उस समय से ये खनिज यहाँ पर रहे हैं, तो मानव के विकास के लिए एक सहयोग के तौर पर यह धरातल से हमें ये खनिज मिलते हैं, जो एक प्राकृतिक उपहार स्वरूप अपन मान सकते हैं, क्योंकि प्रकृति की देन है ये सारी पृथ्वी वगैरह, तो उन्हीं के आधार पर अपन ये मान सकते हैं। आजादी के समय अगर भारत में देखा जाए तो लगभग 22 प्रकार के खनिजों का ही दोहन होता था। दोहन का मतलब होता है निकालना, यानी भूमि से लगभग 22 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, जिसमें सभी थे धात्विक अधात्विक वगैरह, ऊर्जा संसाधन का, यानी सभी प्रकार के ये खनिज थे। लेकिन आज लगभग 125 प्रकार के खनिजों का दोहन होता है, यानी कि धीरे धीरे विकास होता जा रहा है, नए खनिजों का पता चल रहा है और भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, जिनमें से 35 प्रकार के खनिज आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यानी कि काफी मूल्यवान खनिज है और उनके पर्याप्त भंडार है और जगह जगह उनकी खोज भी की जा रही है। तो ऐसे में लगभग 35 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है और आज भारत विश्व में अमेरिका के बाद अपना दूसरा प्रमुख स्थान रखता है खनिजों की दृष्टि से, यानी कि अच्छे प्रकार के खनिज भारत में उपलब्ध है जो विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। अब इसमें अपन देखेंगे कि खनिजों के जो प्रकार है, किस प्रकार के जो खनिज है ना ये मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देखें तो पहला रूप जो पाया जाता है खनिजों का, यानी अपन ये कहते हैं कि खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज के दो रूप है या दो प्रकार कह सकते हैं, जिसमें एक नंबर पर आता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज यानी इन धात्विक खनिजों में अपन कह सकते हैं कि देखो शब्द जुड़ा हुआ है धातु, यानी ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। अभी अपन ने पढ़ा है कि खनिज धात्विक भी हो सकते हैं और अधात्विक भी हो सकते हैं, तो अपन धातु की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज कहलाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि जो खनिज प्राप्त होते हैं हमें अपन उसको तोड़ मरोड़ कर दोबारा भी काम में ले सकते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, टंगस्टन है, ये सब किसमें आते हैं? धात्विक खनिजों में आते हैं। अपन इनको तोड़ मरोड़ कर दूसरी वस्तु भी बना सकते हैं, जैसे सोना है, हमें कोई उसकी डिजाइन पसंद नहीं आई तो सुनार से तोड़ मरोड़ कर दूसरी बनवा सकते हैं। लोहा है, लोहे से दूसरी चीज वस्तुएं बनाई जा सकती है। ऐसे वो धात्विक खनिज होते हैं जिनमें दोबारा अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा हो गया, ये सभी किसमें आ जाते हैं? लोहा इसको हो गया, ये किसमें आ जाते हैं? धात्विक खनिजों में आते हैं। ऐसे में धात्विक खनिजों को फिर दो भागों में बांटा गया है, जैसे इसमें हो गया आपका लोहा हो गया, सोना, चांदी, तांबा, यानी ये सभी किसमें आ जाते हैं? इसमें धात्विक खनिजों में आते हैं। जैसे मैग्नीज हो गया, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इसका एक प्रकार तो होता है लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज, यानी धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोह धात्विक खनिज, यानी साफ पता चला लोह धात्विक खनिज, यानी कि ऐसे खनिज
जिनमें लोहा अंश समाहित होता है या लोहे की मात्रा पाई जाती है, लोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। इसमें ज्यादातर यही आ जाता है आपका लोहा अयस्क आ जाएगा, लोहा अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, ये इसमें आ जाते हैं। जैसे तांबा हो गया, ये सभी किसमें आएंगे, आपके लोह धात्विक खनिजों में आ जाएंगे। यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें लोहा पाया जाता है या लोहे का अंश समाहित होता है, चाहे वो कुछ कितना ही परसेंट क्यों ना हो उसमें, लेकिन लोहे की धातु पाई जाती है। दूसरा है इसमें अलोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज। अब अलोह धात्विक खनिजों में क्या आता है, अलोह साफ है यानी लोहे की मात्रा नहीं है। ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें लोहे की मात्रा समाहित नहीं होती है या लोहे का अंश नहीं पाया जाता, लोह धात्विक अलोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, तांबा इसमें अलोहे में आएगा, इसमें नहीं आएगा। जैसे सोना, चांदी, तांबा वगैरह हो गया, ये किस में आ जाते हैं, अलोह धात्विक खनिजों में आते हैं। तो यानी कि धात्विक खनिज जो है वो दो प्रकार के थे, जिसमें एक तो लोहे की मात्रा पाई जाती है, लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। यानी लोहे की उपस्थिति के आधार पर धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा गया था, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। ऐसे में अभी अपन बात कर रहे थे कि खनिजों के दो रूप है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो दूसरा पॉइंट आता है इसमें अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। यानी इन अधात्विक खनिजों में क्या होता है, अधात्विक यानी ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, अलोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। उसमें तो धातु की मात्रा पाई जाती थी इसलिए धात्विक खनिज थे, इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती इसलिए अलोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये अलोह धात्विक खनिज भी फिर दो प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे देखा जाता है तो आपका संगमरमर हो गया, चूना पत्थर, या अपन ये कह सकते हैं कि इमारती पत्थर। जितने भी इमारतों में काम में लिए जाने वाले पत्थर होते हैं ना, वो सभी आ जाते हैं। और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के जो स्रोत है वो सभी इसमें आएंगे अधात्विक खनिजों में। इस आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो आ जाता है ईंधन खनिज, ईंधन खनिज, और दूसरा भाग आ जाता है इसमें अन्य अधात्विक खनिज, अन्य अधात्विक खनिज। यानी अधात्विक ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, अन्य अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज। अब ईंधन खनिज क्या होते हैं, यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे या जिनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है या जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ईंधन खनिज कहलाते हैं। अब ऊर्जा किनसे प्राप्त होती है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी किस में आ जाते हैं, अन्य अधात्विक खनिजों में या ईंधन खनिजों में आते हैं, क्योंकि इनसे हमें ईंधन प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसे अपन ईंधन खनिज कहते हैं। फिर एक आ जाता है अन्य अधात्विक खनिज, यानी वो बाकी जितने भी खनिज बच गए ये सारे, जैसे संगमरमर वगैरह हो गया, चूना पत्थर वगैरह हो गया, इमारती पत्थर हो गया, ये सभी किस में आ जाते हैं, अभ्रक हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे, मुल्तानी मिट्टी वगैरह हो गई, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, अन्य अधात्विक खनिजों में आते हैं। इमारती पत्थर, जितने भी मिट्टियां वगैरह, मिट्टियों के प्रकार होते हैं, संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सारे के सारे अभ्रक वगैरह हो गए, ये सभी अन्य अधात्विक खनिजों में आते हैं, क्योंकि इनमें धातु नहीं होती है। इसको एक चोट मारेंगे ये टूट के बिखर के दोबारा उसे जोड़ना असंभव है, तो वो अधात्विक खनिजों में आ जाते हैं। और अधात्विक खनिजों में भी किसमें आते हैं, अन्य अधात्विक खनिजों में। और इसी का एक पार्ट है ईंधन खनिज, यानी ईंधन ऊर्जा के लिए, ईंधन जलाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये खनिजों के प्रकार कह सकते हैं, स्वरूप थे। ये खनिज किस प्रकार से कहाँ पर है ना वो पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी स्वभाव के आधार पर या इसमें उपस्थित गुणों के आधार पर फिर इसका अलग अलग वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से। जैसे मान लो अभी अपन ने पढ़े लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मैंगनीज, लोहा, मैंगनीज वगैरह, संगमरमर, चूना पत्थर, इमारती, ऊर्जा के जो स्रोत हो गए, ऊर्जा जिनसे हमें प्राप्त होती है,
ऊर्जा भी अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन वो भी फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन अब भूमि के अंदर, धरातल के अंदर ये जो खनिज होते हैं, चाहे धात्विक खनिज हो या अधात्विक खनिज होते हैं, उनकी उपस्थिति धरातल के स्वरूप के ऊपर निर्भर करती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि भारत में खनिजों का वितरण कैसा है। भारत में ये जो खनिज पाए जा रहे हैं, जिनके अभी अपन ने परिभाषाएं पढ़ी है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन रूपों में पाए जाते हैं, कितनी गहराई में पाए जाते हैं और कौन से स्वरूप में ये पाए जाते हैं। तो इनके बारे में अपन आगे पढ़ रहे हैं अपन कि भारत के अंदर खनिजों का वितरण क्या है, कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार के खनिज है ना वो पाए जाते हैं, उनसे संबंधित अभी अपन देखेंगे। क्योंकि संपूर्ण भारत में ये खनिज वगैरह नहीं पाए जाते। कोई क्षेत्र ऐसा है जो धात्विक खनिजों के अनुकूल है, तो कोई क्षेत्र ऐसा है जो अधात्विक खनिजों के अनुकूल है। उनमें भी अलग अलग प्रकार के खनिज वहां पर पाए जाते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना भारत में खनिजों का वितरण। भारत में खनिजों का वितरण यानी कि भारत में खनिज जो है ना वो किस किस अवस्था वगैरह में पाए जाते हैं। तो देखो, अगर देखा जाए तो भारत में खनिजों की अवस्थाएं अलग अलग रही है, उनका समय भी अलग अलग रहा है, उनकी मात्रा अलग अलग रही है, उनकी क्वालिटी अलग अलग रही है। वो निर्भर करता है धरातलीय संरचना के ऊपर। जैसे मान लो भारत में देखा जाए तो भारत का सबसे ज्यादा जो कोयला वगैरह है वो आपको महानदी, दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। और वो भी लगभग 97% कोयला जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में है ना वो उपलब्ध होता है। इसके अलावा जैसे कोयला पेट्रोलियम वगैरह है वो असम के मुंबई हाई है, या भारत के असम मुंबई हाई, जैसे अरब सागर में असम वगैरह का डिगबोई वगैरह जो क्षेत्र है, नारकटिया है बिहार बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, गुजरात में अंकलेश्वर वगैरह हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। वो उन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में ये ऊर्जा खनिज, ऊर्जा के स्रोत भी पाए जाते हैं, ईंधन खनिज भी पाए जाते हैं। तो उसमें धरातलीय संरचना के ऊपर निर्भर करता है। भारत में देखा जाए तो भारत की धरातलीय संरचना अलग अलग है। पर्वतीय भाग भी है, पठारी भाग भी है, समतल मैदानी भाग भी और मरुस्थलीय भाग भी है, और उनमें अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ऐसे में भारत में खनिजों धरातल की विविधता के कारण भारत के खनिज के वितरण को 3 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि भारत में खनिजों का जो वितरण है वो 3 भागों में पाया जाता है। पहला भाग है इसका उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। दूसरा भाग आ जाता है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, और तीसरा भाग आ जाता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यानी अपन ये कहें कि इन 3 क्षेत्रों के अंदर भारत में खनिज पाए जाते हैं। अब इन तीनों ही क्षेत्रों को अपन एक भारत के मानचित्र में जो है ना समझ लेते हैं, ताकि समझने में आसानी रहेगी और हमें ये पता भी चल जाएगा कि भारत के कौन से क्षेत्र में ये पदार्थ वगैरह है ना वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जैसे भारत का मैप है, इसमें अगर अपन ये देखेंगे कि कौन से क्षेत्रों में क्या क्या पदार्थ वगैरह ये पाए जाते हैं, तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं ये उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। अब यानी उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र को अगर देखा जाए तो भारत का देखो उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र का ये भाग है, इधर वाला ये भाग है। आप अपने पहले के वीडियोज में देखा है कि इंडियन प्लेट, इंडो वेस्टर्न प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में जब टकराई थी तो भारत का ये जो पठारी क्षेत्र जो है ना कुछ भाग टूटकर जो है ना इधर पूर्व की ओर चला गया था, और यहाँ पर एक गैप बन गया था जिसे मालदा भ्रंश कहा जाता है। तो उसका वो एरिया भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर ये जो छोटा नागपुर का जो पठार वाला भाग है, जिसमें झारखंड का भाग आता है, छत्तीसगढ़ का भाग आ जाता है, झारखंड का भाग है, छत्तीसगढ़ का भाग है, ये पश्चिमी बंगाल हो गया, इधर उड़ीसा का भाग हो गया, असम का भाग आ जाता है, ये मेघालय पठार भी इसी में शामिल है, तो ये मेघालय का आ गया। तो यानी ये क्षेत्र है ना इसमें आते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो, क्योंकि पठारी भाग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें झारखंड को शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़, वैसे देखा जाए तो झारखंड में इसका ज्यादातर भाग आता है, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल हो गया,
असम, मेघालय, यानी ये इसी के भाग है। क्योंकि छोटा नागपुर पठार में तो लगभग ज्यादातर छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, थोड़ा सा भाग उड़ीसा का और पश्चिमी बंगाल का भी आ जाता है। लेकिन इसी का फिर एक भाग और है, आपको पढ़ाते समय बताया था कि मेघालय का जो शिलोंग का पठार है, शिलोंग का पठार, ऐसे ही असम का कार्बी एंगलोंग का पठार है, कार्बी एंगलोंग का जो पठार है वो इसी छोटे नागपुर के पठार के भाग कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। लेकिन पश्चिमी बंगाल में इस मालदा भ्रंश से जो है ना ये अलग हो गया है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो भारत का सबसे ज्यादा लोहा अयस्क पाया जाता है। लोहा अयस्क हो गया, चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला, इसके अलावा पेट्रोलियम, ये पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे असम, डिगबोई, नारकटिया, बरौनी, बिहार वगैरह, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पाया जाता है। तो यानी कि उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है ना वो खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में फिर दूसरा आ जाता है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, यानी भारत का ये नीचे का भाग दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, जिसमें अपन कर्नाटक का भाग, केरल का भाग, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो भाग है ना इसको शामिल करते हैं। ये क्षेत्र अपने दक्षिण पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी आपको लोहा अयस्क मिलता है, लोहा अयस्क, चूना पत्थर भी मिलता है। इसके अलावा मैग्नीज, ये पदार्थ यहाँ पर ज्यादातर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोहा इस्पात के कारखाने वगैरह भी स्थापित किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर लोहा इस्पात होने के कारण चूना पत्थर, मैग्नीज मिला लोहा जो होता है ना काफी ज्यादा कठोर होता है, तो काफी ज्यादा, जैसे तमिलनाडु में सेलम जो इस्पात संयंत्र है वहां पर स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ से भी चूना पत्थर वगैरह, लोहा अयस्क, मैग्नीज वगैरह का उत्पादन होता है। इसके बाद में तीसरा भाग आता है आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यानी इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात का और राजस्थान के भाग को शामिल किया गया है। यानी गुजरात और राजस्थान के भाग आते हैं, और जिसमें ज्यादातर थोड़े मरुस्थल से संबंधित है। ये मरुस्थल के भाग इसमें शामिल होते हैं। तो जब मरुस्थल के भाग शामिल होते हैं तो यहाँ पर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस हो गया, ये यहाँ से निकाले जाते हैं। जैसे राजस्थान से भी अगर देखा जाए तो जैसे मंगला हो गया, ऐश्वर्या हो गया, वसुंधरा हो गया, ये ऐसे तेल के कुएं हैं जहाँ से तेल वगैरह, मनिहारी, टिब्बा वगैरह जो है जो प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। इधर ही गुजरात के अंकलेश्वर वगैरह हो गया, कलोल हो गया, इधर मुंबई हाई होगी अरब सागर में। तो यानी कि ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है। इसके अलावा राजस्थान से अन्य अधात्विक खनिजों का उत्पादन अधिक होता है, यानी इमारती पत्थर जो है ना वो ज्यादा पाए जाते हैं। संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, मुल्तानी मिट्टी के बहुत ज्यादा विशाल मात्रा में निक्षेप पाए जाते हैं। लाइम स्टोन हो गया, जिसका लगभग 99, 97, 99% भाग केवल राजस्थान में पाया जाता है, पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता है। घिया पत्थर जिसे बोला करते हैं। तो ऐसे बहुत से इमारती पत्थर वगैरह भी पाए जाते हैं, यानी कि अन्य धात्विक खनिज है ना इस क्षेत्र में मिलते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि भारत की संरचना के आधार पर, क्योंकि भारत की ये जो संरचना है, पर्वतीय पठारी भाग हो गया, दक्षिण में पठारी भाग हो गया, और ये पश्चिम में मरुस्थलीय भाग हो गया। तो ऐसे में भारत के अंदर 3 प्रकार के खनिज के भंडार पाए जाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के खनिज, धात्विक हो गया, अधात्विक हो गया। धात्विक में लोह धात्विक, अलोह धात्विक, अधात्विक में ईंधन खनिज और इमारती पत्थर वगैरह, इनके अन्य अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत की जो भौगोलिक संरचना है, वो भौगोलिक संरचना भारत के खनिजों का भविष्य तय करती है, या भारतीय खनिजों की निर्भरता तय करती है। क्योंकि एक पठारी क्षेत्र होने के कारण भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पर धात्विक खनिज है ना वो पाए जाते हैं पठारी क्षेत्रों में। क्योंकि पठारी क्षेत्र का निर्माण पृथ्वी में नीचे दबे भूगर्भ में अत्यधिक ताप और दाब के कारण उत्पन्न ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा होता है, जो पिघलकर द्रव अवस्था में धरातल पर आते हैं और वहां पर जम जाते हैं, और जमी हुई अवस्था इन धात्विक खनिजों की पाई जाती है, जिसे खोदकर निकाला, खनन क्रिया द्वारा जो है ना इन्हें निकाला जाता है। तो इस प्रकार से भारत के अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुणवत्ता वाले खनिजों का वितरण भारत में पाया जाता है। आगामी वीडियोज में अपन देखेंगे प्रमुख खनिज, जिसमें हर प्रकार का खनिज अपन
धात्विक खनिज पढ़ेंगे। धात्विक खनिजों में भी लोहा धात्विक पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अपन लोहा, अयस्क और मैग्नीज को पढ़ेंगे, जो प्रमुख है एग्जाम की दृष्टि से। एलोय धात्विक खनिज पढ़ेंगे, जिसमें तांबा पढ़ा जाएगा, अभ्रक पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य अधात्विक खनिज हैं, अन्य अधात्विक खनिजों में भी पढ़ा जाएगा, जिसके अंदर ईंधन वगैरह होगा, ईंधन वगैरह कह सकते हैं, इमारती पत्थर वगैरह हो गए, इन सभी का अपन इसमें अलग-अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दूसरों से करवाएं और उसे लाइक शेयर करते रहे, ताकि अधिक लोगों तक हमारी वीडियो जो है ना वो पहुंच सके। इसलिए धन्यवाद।